सदन को प्रणाम। आज हम योगाहार कार्यक्रम का 802 दिन पूर्ण कर चुके हैं। कोरोना काल से लगातार हम योग और आहार, प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा कर रहे हैं और ऐसा करते हुए प्रतिदिन 3 घंटे हम ऑनलाइन योगाहार कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि किसान सेवा समिति, योगाहार कार्यक्रम यह स्वैच्छिक रूप से लगातार चल रहा है और यह जन कल्याण हित में, राष्ट्र हित में, समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिसमें हमारे विभिन्न प्रकार के पद्मश्री, हमारे वैज्ञानिक, अनुभवी किसान और देश के आईएएस पीएस अधिकारी अपना अपना अनुभव इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में आकर के बताते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में देश ही नहीं, विभिन्न राज्य ही नहीं, विदेशों से भी युग शिक्षक और चीफ गेस्ट के रूप में समाज सेवक, युग शिक्षक, साधक, वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं और अपना अनुभव बता चुके हैं। आज इस 802वें दिन जो हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय हैं उनका परिचय करने के लिए, चूंकि मैंने आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर जो हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति रायसेन के जिला प्रभारी हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं और वो योगाहार कार्यक्रम की चिंता भी कर रहे हैं, तो उन्होंने संवाद किया चीफ गेस्ट महोदय से और उन्हें आमंत्रित किया है। तो मैं राजेश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय का परिचय दे करके उनको ससम्मान मंच पे आमंत्रित करने का कष्ट करें। ओम। आदरणीय राजेश जी तक आवाज पहुंच रही है? जी नीरज भाई साहब, अपना माइक ऑन कर दीजिए। राजेश ठाकुर जी शायद नहीं जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं? नहीं, नीरज भाई साहब जुड़े हुए हैं। जी जी, तो चलिए, मैं आदरणीय श्री राजेश सिंह जी जुड़े हैं। राजेश सिंह जी म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें। आदरणीय राजेश सिंह जी। जी जी वंदे मातरम भाई साहब। जी जी। राजेश सिंह ठाकुर। नहीं, राजीव सिंह, मैं महाराष्ट्र हूँ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जी जी जी, ठीक है। तो मैं और आमंत्रित कर रहा हूँ आज के चीफ गेस्ट महोदय को। आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय का मैं जैसा कि आप लोगों ने लिंक में पढ़ा होगा कि आप एक साइंटिस्ट हैं और आपका अनुभव आज हम पतंजलि देने के उभार कार्यक्रम में सुनेंगे। तो मैं ससम्मान आदरणीय भ्राता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय जी। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं नीरज रघुवंशी उदयपुरा रायसेन जिले से ही हूँ और भोपाल में मेरा काम चलता है पूरा नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, जैविक खेती पर। मैं हैदराबाद NIHM में 6 से 7 महीने मैंने जूनियर साइंटिस्ट पे काम किया है और इधर अभी भोपाल में एग्रीकल्चर स्टूडेंटों को जैविक खेती के प्रति जागरूक के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम सब गवर्नमेंट कॉलेजों में, MLB कॉलेज हो गया जो भोपाल में, महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स कॉलेज हो गया, इसमें बॉटनी जूलॉजी वाले MSc वालों को हम लोग एक ऑर्गेनिक का प्रोग्राम इस तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि बॉटनी जूलॉजी वाले भी स्टूडेंट अगर एग्रीकल्चर फील्ड में आ सकें। क्योंकि आज बीटेक एमटेक वाले, विदेशों की जॉब छोड़ने वाले, वो अब एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। तो हम लोग बॉटनी जूलॉजी वालों का भी फोकस है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन लोगों का है। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट, क्योंकि उनका माइंड शुरू से अगर अपन खेती किसानी और जैविक खेती के प्रति जागरूक कर दें तो कम इससे माइंड में सेटअप हो जाता है कि हमको किसानी में किस तरीके की किसानी करनी है, तो दिक्कत नहीं होती। आप शुरुआत से ही अच्छा शुभारंभ कर देते हैं
तो वही एक छोटा सा प्रयास मेरा भी है इस बड़े से कार्यक्रम में एक योगदान के रूप में, कि जितना हो सके प्रकृति के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए हम लोग काम करें। एक छोटा सा और हम लोग बायोडायवर्सिटी से, मेरे जिले के हम लोग बीज नायक बनाए गए थे, जो देसी बीजों पर काम करने का काम हम लोगों ने किया था। हालांकि अब लॉकडाउन के बाद हम लोगों का अभी तक कोई बड़ा काम नहीं हुआ। लॉकडाउन से पहले हमने देसी बीजों पे मध्य प्रदेश के सभी जिलों से बीज नायकों के रूप में हम लोगों ने काम किया था। बाकी आज का अपना जो खेती किसानी वाला टॉपिक है, सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहता हूँ अपने आहार से, क्योंकि अभी योग की क्लास हुई, आप सबने योग किया। हालांकि मैं लास्ट के 10 ही मिनट जुड़ा था, तो जितना हो सका मैंने भी अभी योग किया। योग मनो शांति का सबसे बड़ा साधन है निरोगी काया के बाद, कि आपको आपकी मनो शांति मिल रही। दूसरा है आपका आहार। आज का जो दौर चल रहा है, इसमें लोग कोरोना महामारी के बाद सबसे ज्यादा फोकस लोगों का अब आहार पे ही रहा है। किसान अकेला काम का था, बाकी जितने भी एसी वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, जिन्होंने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, उनको कोरोना काल में सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा। इसी चीज से पता लगता है कि आपका पैसा मायने नहीं रखता, आपका आहार, आपका शरीर मायने रखता है। और शरीर पैसों से नहीं चलता, शरीर चलता है शुद्ध आहार से। और शुद्ध आहार, आप सोचें कि हम पैसे वाले हैं तो शुद्ध आहार खरीद सकते हैं, तो आप ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है सब, कि अगर पैसा है तो आप शुद्ध आहार खरीद सकते हैं। पैसे से अगर शुद्ध आहार होता तो बड़े बड़े जो आज पिज्जा बर्गर वाले लोग हैं, वो आपको शुद्ध आहार खिला देते पैसे के आधार पे। ताकि पैसे के आधार पे आपको शुद्ध आहार नहीं मिलेगा, शुद्ध आहार के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा। वही छोटा सा प्रयास हम लोगों का भोपाल पे चल रहा है, कि लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ें, उनको शुद्ध आहार खिलाएं। खिलाने के साथ कैसे तैयार किया जाता है, खेती किसानी के क्या क्या आयाम रहते हैं, कौन सी प्रक्रिया से हम लोग अनाज तैयार करते हैं, तो पूरा सिखाने का काम आज भोपाल में जितने भी रिटायर महानुभाव हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, आज मेरे जितने संपर्क में सब लोग किसानी के प्रति आने लगे, कि हमको 1 एकड़ 2 एकड़ में फार्मिंग करनी है। चाहे आप कुछ तरीके से छोटे स्तर पे कर रहे हैं, सब्जियों का कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर प्लांट का कर रहे हैं, या अनाजों का कर रहे हैं, धीरे धीरे उन लोगों को समझ में इस चीज के प्रति आने लगा कि हमको प्रकृति से जुड़ना है, तो हमको एक नेचुरल फार्मिंग के प्रति हमको इसकी ओर जाना पड़ेगा। अब आप लोग सब मुझसे फील्ड में और एज में कई आगे हैं, तो मैं कुछ ज्यादा उस तरीके से तो नहीं बताऊंगा। बाकी आज से 1950-60 से पहले सभी लोग अपने पूरे भारतवर्ष में प्राकृतिक खेती होती थी। कोई यूरिया नहीं, कोई डीएपी नहीं, कोई कोरोजा, कोई केमिकल दवा नहीं, नेचुरल चीजें होती थी, देसी बीजों के आधारित खेती किसानी होती थी। कोई दवा डालने का काम नहीं है, प्रकृति के आधार पर था, ये प्रकृति जो देगी वो लेंगे। सरकार की क्या दिक्कत रही, भारत में जब अकाल पड़ा, खाने की समस्या हुई, फिर आपको विदेशों से बुलवाना पड़ा। जो आपका गेहूं था, जो वहाँ अमेरिका से सुअर और वहाँ के जानवरों को खिलाने वाला अनाज था, वो उसने भारत को खाने के लिए दिया था। फिर यहाँ के भारत के लोगों को, वैज्ञानिकों को आत्मसम्मान में ठेस पहुंची कि हमारी बेइज्जती आपने गाय भैंस जैसी कर दी है, कि जो अनाज हमारे यहाँ आपके यहाँ गाय भैंस खा रहे थे, वो आपने हमारे यहाँ जो लाल, पहले आप लोगों ने देखा होगा 10 साल पहले कई बार सोसाइटियों में भी आया था, यहाँ के लोगों ने उसको बोना स्टार्ट कर दिया था। तो उस प्रकार का भारत के प्रति दूसरे देशों का व्यवहार देखकर फिर
हरित क्रांति की शुरुआत के दौर में एक क्रांति चली, हरित क्रांति, जिसमें अनाजों को प्रोत्साहन दिया गया। देसी बीजों को छोड़ के नई नई वेराइटियां मैक्सिको के साथ मिलके भारत के लोगों ने शुरुआत की। उस स्थिति में ठीक था, भारत को भुखमरी की समस्या थी, भारत को खाने का अनाज नहीं था। उस दौर में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, वो ठीक था। हम लोग भी उस अपन पढ़ते हैं, हाँ खाने का नहीं था, व्यवस्था थी, जमीन से ज्यादा निकालना था। उसी दौर में हरित क्रांति के चक्कर में आपने अनाजों को छोड़ दिया, दालों को छोड़ दिया, मोटे अनाजों को छोड़ दिया। क्या अनाज के चक्कर में तेल की वाली फसलें कम लगा दी, अनाज अनाज आपको दाल हो गई, अभी सरसों हो गया, मूंगफली हो गई। तो अपन अनाजों के चक्कर में दालों से पीछे हो गए, तेल वाली फसलों के पीछे हो गए, औषधि फसलों में पीछे हो गए, और अनाजों में अपन आगे निकल गए। उस टाइम के बाद लोग वापस आपकी स्थिति में नहीं। होना क्या था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो आप 80 तक अवस्था पे पहुंचने के बाद आपको वापस जो आपकी पुराना चल रहा था उसी दौर में वापस आना था, पर अपन उस दौर में वापस नहीं आ पाए। और हुआ हरित क्रांति के बाद जो फर्टिलाइजरों का उपयोग हुआ, अब हालांकि मैं तो नहीं, हमारे प्रोफेसर लोग बताते थे कि उस दौर में जब किसान यूरिया का प्रयोग नहीं करता था, तो गांव में ग्राम सेवकों को और जो लोगों को ड्यूटी दी गई थी, जो एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी थे, कि आप जाइए, तो वो लोग थैले में भर के 1-1, 2-2 किलो यूरिया किसान के यहाँ जाते थे। और जो बेसिकली क्या होता है, किसान के सामने बर्तन साफ होते थे, तो जो पानी वेस्टेज जाता था उसी में वो छोटी छोटी सब्जियां, धनिया, पालक, मेथी जी चीजें लगा लेता था कि घर के पास में आपको सब्जियां मिलती रहेंगी। अब जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, जो थैले में यूरिया डीएपी रखे है, थोड़ा भी अगर इधर उधर किसान जाता, वो उसको उसके खेत में छींच देता, और 8-10 दिन बाद जब आता तो वो उसको बताता कि देखो आपकी फसल में, आपकी धनिया में, पालक में मैंने यूरिया छींचा था, तो इसकी ग्रोथ इतनी हो गई, और जो बिना यूरिया की उसकी ग्रोथ इतनी। जब किसान ने देखा कि भैया यूरिया में फसल बढ़ती है, डीएपी में फसल बढ़ती है, तो उसने फिर वो पकड़ना स्टार्ट कर दिया। जहां एकड़ पे 10 किलो की शुरुआत हुई थी, आज का दौर देख लो, जो धान वाले क्षेत्र है वो एकड़ पे 2-2, 3-3 बोरी डाल रहे हैं। कहीं कहीं तो पंजाब साइड तो बात ही अलग है, बाकी अपने एमपी में भी यूरिया जहां 10 किलो से शुरू होता है, आज 1 कुंटल की समथिंग 1 एकड़ पे पहुंच रहा है। एक क्रॉप का धान ही कर लेते हैं, तो धान में लोग इतना डालने लगे। सिखाया था कि मिट्टी में उत्पादन बढ़ाता है, जितने भी फर्टिलाइजर, सबका यही बताने का है कि आप फर्टिलाइजर को उत्पादन बढ़ाने का काम करता है, पर फर्टिलाइजर उत्पादन बढ़ाने का काम नहीं करता। यदि फर्टिलाइजर खुद अगर क्रॉप डेवलप कर देता, तो आज जितने भी जो बंजर विदेशों में जो बंजर भूमियां पड़ी ना, उनमें जाके आप फसल लहरा सकते थे, अगर फर्टिलाइजर में इतनी क्षमता होती कि वो आपकी फसल का ग्रोथ कर सकता है। फसल आपकी आपकी मिट्टी पर निर्भर करती है। तो भारत की जितनी भी मृदाएं हैं, सब में प्रचुर मात्रा में उर्वरक शक्ति मौजूद है। बस एक लिमिट की रहती है कि आप इतने ही निकाल सकते हो। तो आपका यूरिया डीएपी उसमें एक प्रतिक्रिया के रूप में काम करता है, जैसे कोई आप हार्मोन्स या कोई ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हो गया, जो गाय भैंसों में आप दूध के लिए लगाते थे, आजकल तो बैन हो गया। तो उस दौर में क्या, गाय के अंदर दूध रहता था, तो आप उस हार्मोन्स को एक्टिवेट करके उस दूध को जल्दी से जल्दी निकाल लेते थे। वो ही आपने मृदा के साथ किया। मृदा की जो क्षमता थी फसल उत्पादन की, आपने उसमें हार्मोन्स, आपने उसमें फर्टिलाइजर डाल डाल के उसकी एनर्जी को आपने समय से पहले ही सब कुछ निकाल लिया। तो आपका यूरिया डीपी का काम नहीं हुआ, मिट्टी का डबल डाउन। आप चाहे नाइट शिफ्ट कर लें डे के साथ साथ, तो आप थकेंगे। यही मृदा के साथ हुआ कि मृदा को आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपने उसमें फसल ना लगा के उसका दोहन स्टार्ट कर दिया। दोहन करोगे, किसी भी चीज का आप यदि दोहन करोगे, तो उसके साइड इफेक्ट, उसके हानिकारक प्रभाव आपको मिलेंगे। और आज जो दौर है उसमें अपन मृदा के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं।
पहले एक फसल होती थी, अब 2 फसल होते थे, 3 फसल ले रहे हैं। मिट्टी को आराम की जरूरत है, मिट्टी में हरी खाद देने की आवश्यकता है। किसान ने नहीं सोचा। किसान का तो ये बिल्कुल जैसे अभी धान का टाइम आ गया, खाली नहीं होगा गेहूं लगा देगा, जिसके पास पानी है वो मूंग लगा देगा। तो आप जब आप दिन रात काम नहीं कर सकते, आपको रेस्ट चाहिए, तो मिट्टी का भी तो है, आपको मिट्टी के लिए भी तो थोड़ा आराम देना चाहिए। आप बार बार 3 3 फसल लगा रहे हैं और फिर मिट्टी की संरचना में परिवर्तन आ गया, तो बोलेंगे मिट्टी खराब हो गई। आपने उसको टाइम ही नहीं दिया। मनुष्य लालची हो रहा है और लालची के चक्कर में प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, मान रहे हैं कि आपको उत्पादन की आवश्यकता है तो आप उस हिसाब से करें। औसतन एक एक मौसम की फसल की छोड़नी चाहिए, आप 2 ले लीजिए, और एक तो कम से कम छोड़नी चाहिए कि मिट्टी की संरचना में सुधार हो सके, मिट्टी को धूप लग सके, मिट्टी को पलट दीजिए, हरी खाद दे दीजिए। तो इस तरीके का आप मिट्टी का काम, मिट्टी की व्यवस्थाएं देखेंगे तो फसलों में, रोगों में, सब में कमी। तो मिट्टी की संरचना, मिट्टी के साथ हमने क्या खिलवाड़ किया और इसके आने वाले दौर में क्या परिणाम। अब अपन देखिए मृत मिट्टी क्या होती है। मिट्टी में देखें जिसमें कुछ पैदा नहीं होता, उससे थोड़ी आ जाती है, आपकी ऊसर भूमियों में आ जाती है, जो बंजर भूमि। तो धीरे धीरे आप किसी का भी दोहन करोगे तो, आदमी का ही, जानवर का ही आप दोहन करोगे तो वो तो मरेगा। ऐसी मिट्टी का है, आप ज्यादा दोहन करेंगे तो मिट्टी मरेगी, और जब मिट्टी मरेगी तो सोचिए अपने साथ क्या होने वाला है। जो अनाज बेच के शुद्ध सात्विक लोग हैं वो मिट्टी पर ही आश्रित हैं। पर मिट्टी पे तो आश्रित है, मतलब मिट्टी के बारे में कोई नहीं सोचता। जो भी है प्रकृति का है, अपन को मिट्टी से प्राप्त करना है और मिट्टी को ही वापस करना है। प्रकृति का नियम था, और जो बायोलॉजी का नियम था, मनुष्य हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे छोटे कीट हो, सब एक ही साइकिल के पहलू हैं, एक ही साइकिल वाले हैं। आदमी भी, मनुष्य भी उसी श्रेणी में आता है जिसमें अपनी 84 लाख योनियां आती है। पूरी साइकिल है आपके पास। गाय, आदमी, गाय, भैंस, सुअर हो गया, गधा हो गया, सब एक ही साइकिल के हैं। भगवान ने कभी ऐसा नहीं, प्रकृति ने नहीं बनाया कि मनुष्य को प्रधान बना दिया कि भैया धरती का तू ही मालिक है, बाकी तू सबकी देखभाल कर। उस साइकिल का हिस्सा जब तक रहा मनुष्य, जब तक प्रकृति ठीक ठाक चली, और वो उस साइकिल से हट के बीच में खड़ा हो गया और मनुष्य ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये मेरी भूमि है। गाय ने कभी नहीं बोला, हाथी ने कभी नहीं बोला, जंगल ने कभी नहीं बोला कि मेरे जंगल में आदमियों को नहीं आने दूंगा। बट आदमी ने प्रकृति के साथ प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया और उसको अपना बनाना सोचा। प्रकृति को अपना बनाना सोचा तो गाय को हटा दिया, गाय की भूमि को हटा दिया, जानवरों को हटा दिया, छोटे जीव जंतु को हटा दिया। इन सब के साथ जाति मनुष्य ने स्टार्ट कर दी। जब मनुष्य इन सबसे जाति स्टार्ट करेगा तो भुगतना पड़ेगा। तो ये है कि आप उसी साइकिल में अगर वापस आ रहे हैं कि भैया प्रकृति के हम एक मेंबर हैं, मालिक नहीं है, प्रकृति के साथ हमको रहना, प्रकृति के साथ हमको काम करना है, तो मनुष्य और मनुष्यता बची रहेगी। नहीं तो जो अभी त्रासदियां आती रही हैं, इस तरीके के रोग आ रहे हैं, इस तरीके का काम होता रहेगा। तो आज अपन, मेरा मुख्य रूप से जैविक कृषि के प्रति जागरूक का काम रहता है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक। किसी भी प्रकार अगर कृषि में उसका योगदान आ रहा है किसी भी रूप में, आज का दौर किसान का है, आप किसानी कर रहे हो। जो नहीं कर पा रहा भाई सिटी में, वैसे तो आप किसानों के लिए काम कीजिए, आप खेत में मत जाइए, किसानों के लिए काम कीजिए, उनके लिए वहां भोपाल में, दिल्ली में, जहां भी है, बाजार व्यवस्था कीजिए। उस तरीके का काम आप उस तरीके से करके किसानों की, क्योंकि किसान सोचे कि आज मैं खेत पे काम धान लगा रहा हूँ तो मैं इसी को बेचने के लिए बाहर चला जाऊं, तो नहीं जा सकता। उसके लिए इसको मिलकर काम करना पड़ेगा।
तो वो भी हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं अपने रायसेन के, भोपाल के सभी किसानों के साथ मिलके। तो किसानी की सबसे दिक्कतें क्या हैं आपको, क्योंकि आप लोगों का ऑर्गेनिक का चलता ही रहता है, आपका रोज एक एक चीफ गेस्ट आते हैं, और पद्मश्री बड़े बड़े विभूति भी आप लोगों के सामने आए हैं। तो उतना नॉलेज तो मेरे पास नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं। बाकी जितना मैंने मेरा नॉलेज इकट्ठा किया है, लोगों का अनुभव देखा है, और जो खेत पे मैंने प्रैक्टिकली किया है, जैविक खेती की सबसे दो मुख्य बाधाएं आती हैं जहाँ किसान फेल होता है। एक होता है बीज, और दूसरा होता है आवश्यकता, मार्केट की व्यवस्था। अब होता क्या है कि आप अगर बीज लगा रहे हैं, बीज के साथ भी सबसे बड़ा खिलवाड़ ये हुआ कि बीज को हाइब्रिड कर दिया। हाइब्रिड के चक्कर में आपका वो हो गया, बीज की क्षमता आपने खत्म कर दी। और ये क्यों हुआ? प्राइवेट कंपनियां, क्योंकि यदि आपके पास आपका ही बीज रहेगा, आपका खुद का बैंक है, आपका खुद का अकाउंट है, तो आप दूसरे के बैंक में क्यों जाएंगे? बीज का भी सही है। हमारे पास गेहूं है, 50 साल से चला आ रहा था देसी गेहूं, हम कभी नहीं बदलते थे, कभी इसके उत्पादन में कमी नहीं आती थी, जो चल रहा है वो चलता रहता था। वरना आज हाइब्रिड के लिए आपको गेहूं का हर 2 साल में बीज बदलना पड़ेगा, सब्जियों का बीज, टमाटर आपने बीजलेस बना दिया। तो ये क्या है, अपन खुश हो जाते टमाटर बीजलेस हो गया, खुश तो हो रहा है, आप इसकी इफेक्ट देखिए, साइड इफेक्ट देखिए क्या है। आपकी क्षमता खत्म कर दी कि बीज से आप दोबारा दूसरा बीज नहीं बना सकते, नहीं बनाओगे तो वापस आपको केमिकल वालों के यहाँ, आपको कंपनी वालों के यहाँ से नया बीज लाना पड़ेगा। तो ये उनके हिसाब का फायदा देख लिया, किसान के हिसाब का नहीं देखा। जो स्वाद आपका देसी था, देसी टमाटर का हो गया, देसी लौकी का हो गया, देसी गिलकी का हो गया, देसी आपका गेहूं हो गया, देसी चना हो गया, इनका स्वाद भी अलग है। और आप हाइब्रिड का खा लीजिए, हाइब्रिड का, तो ये बीज के साथ खिलवाड़ करके आपने उत्पादन के चक्कर में उनके गुणों के साथ, उनकी डीएनए के साथ खिलवाड़ स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे आपकी मूल जो देसी वैरायटी थी वो विलुप्त होने लगी। आप अभी भी आप लगा के देख लीजिए, आपकी जो देसी लौकी है आप लगाइए, ऐसा नहीं कि उत्पादन नहीं देगी, वो कुंटलों से उत्पादन देती है, एक साथ कुंटलों से उत्पादन देती है। बड़ा हाइट में 2-2 किलो 5-5 किलो तक का रहता है। और आज किसान को क्या, आज उपभोक्ता को आधा किलो की लौकी चाहिए। देसी में आधा किलो नहीं, अपने यहाँ तो जॉइंट फैमिली की तरह लौकी भी इतनी बड़ी होती है कि कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग खाएं खा लें, अड़ोस पड़ोस में बांटें। तो देसी बीजों का आपने एक प्रकार के छोड़ के हाइब्रिड की तरफ गए, और फिर हाइब्रिड में आप जैविक खेती करते हैं तो दिक्कत ये आती है कि हाइब्रिड को चाहिए, जैसे आपका नशीला आदमी हो जाता है तो उसको ऐसा गुटखा ना मिले, उसको बेचैनी रहती है। तो हाइब्रिड बीजों में क्या, जब आप बीज बना ही रहे हैं तो उसी टाइम से उस पर केमिकल डाल डाल के उसको इस तरीके से कर लेते कि अगर इसमें केमिकल नहीं डाला तो धीरे धीरे उसका उत्पादन कम जाएगा और वो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो शुरू से ही आपने उस पर केमिकल पर, फर्टिलाइजर पर डिपेंड आपने प्लांट और सीड तैयार कर दिए हैं, तो वो आपको ऑर्गेनिक जैविक खेती में काम नहीं आने वाले। और इसी से आप बोलते हैं फिर कि अब जैविक खेती घाटे का सौदा हो रहा है, क्योंकि उसका उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होता है पर लागत भी कम होती है। अगर आपको मैं पूरा जोड़ के बताऊं कि उत्पादन और लागत में क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, हम जितना 25,000 20,000 एकड़ पर खर्च कर रहे थे वो बच गया, तो 20 कुंटल उत्पादन केमिकल में और 15 आप ऑर्गेनिक में जैविक में निकाल रहे हैं, तो लागत काट के तो आपको भी उतना ही मिला। वजह है कि आप उस तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो देसी बीजों पे आधारित ही आप नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। हाइब्रिड में आपको लॉस होगा। दूसरा, देसी बीज करेंगे तो आपके पास वापस बीज पर बीज रहेंगे। इस साल का बीज है, उसी को आप अगले साल प्लांट करेंगे, उसके बाद अगले साल करेंगे, तो उसकी बीज की जो जैविक शुद्धता है वो बनी रहती है। तो इसमें ये नहीं है, उत्पादन बढ़ेगा, बीज की नेचुरल शुद्धता बढ़ेगी, आपको पूरी जैविक शुद्धता आ जाएगी। जैविक के साथ साथ उसमें जैसे केमिकल के परिणाम दिखते थे, आपको इसमें नेचुरली परिणाम दिखेंगे।
और हम लोगों ने देखा है, जो हम पहली साल बीज में और जैविक खेती पर लगाते थे, तो 1 एकड़ पे उदाहरण गेहूं का 11 कुंटल निकलता था, फिर आ गया 12 कुंटल, अगले साल आ गया 13 कुंटल, केमिकल वाला 20 कुंटल, और हम लोग अब 15 पे पहुंच गए। तो हम 15 पे खुश हैं। हमारा देसी बीज है, हमारा छाछ है, जीवामृत, घनजीवामृत, इनके आधार पर जो खेती हम लोग कर रहे हैं उसमें खुश हैं, क्योंकि हम लोग शुद्धता कर रहे हैं, प्रकृति को भी शुद्ध दे रहे हैं। हम लोगों जो सामने वाला बंदा जिसको हमारा उत्पाद जा रहा है वो भी खुश है कि उसको शुद्ध चीज मिल रही है। तो बीज एक जैविक खेती में सबसे बड़ा आपके पास अगर आपको करना है तो देसी आधारित, देसी पद्धति ही अपनानी पड़ेगी। देसी बीज को अपना के आप जैविक खेती में आगे बढ़ेंगे। हाइब्रिड के चक्कर में अपन उत्पादन के साथ साथ मतलब कुछ कर नहीं सकते। तो बीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और बीज हमेशा देसी ही अपनाएं। अब मिलने का है तो बहुत से लोग देसी बीजों पर बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। अपने एमपी में भी, यूपी में, महाराष्ट्र में 4 से 5 राज्यों को तो मुझे भी मालूम है कि बहुत बड़े स्तर पे कई बीज हमने भी बुलवाए हैं सब्जियों के, क्योंकि हमारे पास भी देसी बीज सब्जियों के नहीं रहते थे, तो हम लोगों ने भी बुलवाए थे। तो अच्छा है, अगर जैविक में कर रहे हैं, देसी बीजों का कर रहे हैं, तो आपको आगे 1-2 साल में कोई समस्या नहीं आने वाली कि हाँ हमको भैया हमारे बीज फेल हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। तो उत्पादन की दृष्टि से न जाके आप स्वाद की दृष्टि से जाएं, तो आपको इसमें फायदा ही फायदा। तो इस तरीके से जैव विविधता के अंतर ही आपको इसमें करना है। दूसरा, आप जो आहार खा रहे हैं तो आप क्या खा रहे हैं और क्या खिला रहे हैं। जैविक खेती का सबसे बड़ा मायने ये है। आज का किसान, पहले तो देखा था हम लोगों ने, अब हम सर्वे पे जाते भी हैं, तो पहले किसान खुद के लिए बिना यूरिया डीएपी का गेहूं लगाता था। घर का जितना भी गोबर खाद बचा उसको डाल के उसमें घर के लिए गेहूं लगा लेता। आज का दौर इतना खराब हो गया है कि किसान खुद अपने लिए भी नहीं बचाता। पहले बोलते थे मतलब किसान रहेगा, मतलब अपने लिए तो शुद्ध खाएगा, अपने लिए घर की दाल बनाएगा। आज मेरे यहाँ पे आप देख लीजिए, घर पे अगर 50 कुंटल तुअर दाल निकली है तो उसको मंडी में बेच देगा, और वहां से 50 किलो की एक कट्टी खरीद के दुकान से और घर पे ले आएगा। मतलब आपकी घर की दाल जो आपने बनाई थी वो उसी की दाल नहीं बना रहा, उसी तुअर को मंडी में बेच के फिर किराने की दुकान से दाल खरीद के ला रहा है। तो धीरे धीरे आप किसान की सोच देखिए कितनी उस तरीके से निकलती जा रही है। तो उसको आप आपके घर की दाल नहीं खा पा रहे, आप घर का गेहूं नहीं खा पा रहे। तो शुरुआत किसान की, तो किसान के खुद स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो किसान पहले खुद का स्वास्थ्य सुधारे। उसके लिए आप धीरे धीरे आपके घर पे कीजिए, जितना हो सके शुरुआत आप आपके घर से कीजिए। हम गेहूं शुद्ध खाएंगे, दालें शुद्ध खाएंगे, सब्जियां शुद्ध खाएंगे। फिर बचा तेल, तो तेल आप धीरे धीरे शुद्ध कर सकते हैं। बाकी ये इतनी चीजें तो आप आपकी लाइफ में आज ही से देख लीजिए कि हाँ हमको चीजें शुद्ध ही खानी है। तेल का इसीलिए मैं बोलता है क्योंकि तेल आज अपन जो रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड खा रहे हैं वो तो आज खाने योग्य है ही नहीं। वो भी खासतौर पर सोयाबीन वाला, सरसों का खा लीजिए, मूंगफली का खा लीजिए। तो आहार हो गया आपका। अब आता है आपका मनोस्थिति। जैविक खेती के प्रति आप मनोस्थिति क्या रही आपकी। तो आज किसान खुद ही नहीं बोलता कि मेरा बेटा किसान बने। वो 15,000 की नौकरी के लिए उसको बाहर भोपाल भेज देगा, जहां देखो भेज देगा, फिर किसान ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि किसान की ही मनोस्थिति किसान ने ऐसी कर दी है कि भाई किसान ही फायदे का सौदा नहीं रहा, सीधा सीधा। तो उसको आपको बदलना है कि नहीं, किसानी फायदे के साथ स्वास्थ्य वाला सौदा भी है, कि हमको इसमें बहुत अच्छी तरीके से उत्पादन के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति चेतन होके किसानी करनी है। और ये एक किसान नहीं, सभी किसान मिलके इस तरीके का सोचें, जब जाके अपन कर पाएंगे। आप जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं, मेरे ही साथ वाले जितने थे, आज कोई केमिकल की फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, कोई उसकी मार्केटिंग कर रहा है। जो हम लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ा वो तो हमें यहाँ फॉलो ही नहीं किया। एसी एबीसी का प्रोग्राम चलता है, देसी का, नाबार्ड का,
उसमें जाता हूँ मैं लेक्चर देने। तो अब उनका क्या रहता है सीधा कि हमको केमिकल की नौकरी में जाना है। अरे आपने जो 4 साल बीएससी पर खर्च किए हैं, जो टेक्निकल आपने प्रैक्टिकली नॉलेज लिया, उसको खेत में अप्लाई करें। यूनिवर्सिटियां आपको बिजनेस में नौकर बनाने वाली प्रोसेस में लगे हैं। अपन को क्या कॉलेज में सीखने वाली है कि आपको यहाँ सीख के आए हो, अब इसको फॉलो करो। किसान किसान के बच्चे या एग्रीकल्चर स्टूडेंट उस चीज को ना करके वो नौकरी के प्रति देखते कि भैया बीएससी हो गया, आप चलो बाहर आ गए। तो जो 4 साल आप पर खर्च किया कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने, और आपके घर कौन है, उसका उपयोग आपने बिल्कुल नहीं किया। पढ़ाई में ही आपको देखा जाता है फसलों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसा चाहिए। आज तो जैविक तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले बंदों को भी जैविक का पूरा नॉलेज होने लगा। तो ये क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, किससे कितना हानि होती है लाभ होता है, सब मालूम दिमाग में है, बस उसको जमीन पे नहीं ला रहे। तो उस चीज को भी करना है कि भाई आप एग्रीकल्चर से हैं, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, आपके बच्चे बाहर हैं, तो उस तरीके का सोचें कि नहीं हम आपको उस तरीके का बता रहे हैं, तो आप वो दिमाग आपकी 4 साल की मेहनत आप आपके खेत में अप्लाई करें। तो जे एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट आपके किसान हो गए, तो सबसे आवश्यकता है कि आपको किसानी में आपके बच्चों को लाना है। दूसरा, पैसा आपका उतना मायने नहीं रखता जितना आपका आपका व्यवहार और आपका संतुष्टि मायने रखती है। कोरोना के महाकाल में पैसा धरा का धरा रह गया। जो स्वतंत्र था, जो सही था, जो सही से हष्ट था, वो बचा रहा। नहीं तो करोड़पति भी, पैसे वाले भी सब आपके इस दौर में निकल लिए। तो अभी मैंने आपको हल्का फुल्का जो जो बताया, इसमें किसी को कुछ पूछना है? फिर अपन थोड़ा जैविक खेती कैसे करें, इसकी क्या प्रोसेस है, इसमें क्या अपन सबसे अच्छा कर सकते हैं, किसानी अपन को मिलकर ही करना है, उस पे बात करते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना हो? सर, जो आपने अभी जो कहा है कि जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको जी ऑर्गेनिक खेती कहाँ पढ़ाई जाती है? उनको तो वही कंपनी की पढ़ाई कराई जाती है, केमिकल की पढ़ाई करी जाती है एग्रीकल्चर विषय से। और प्राकृतिक खेती की अगर पढ़ाई अगर उनको मिले तो वो उसकी तरफ मुड़ेंगे, वो नए बच्चे जो आज एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। जी वो नहीं जी, आज का दौर आप देखेंगे, बीएससी एमएससी जो लास्ट ईयर वाला आपका सेम होता है, उसमें वो आपको पूछते हैं आप ऑर्गेनिक में करोगे कि केमिकल में करोगे। क्योंकि मेरे पास भोपाल के बच्चे आते हैं जी जो लास्ट का जो 6 महीने का रावी प्रोग्राम करते हैं। तो अधिकतर समथिंग में 150 बच्चे मेरे पास हैं जो ऑर्गेनिक पे रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने केमिकल छोड़ ही दिया। हमको बस जैविक पे 6 महीने का प्रैक्टिकली प्रोग्राम करना है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या दवा डाल रहे हैं। तो आज का आपका आखिरी का जो 6 महीने राबे प्रोग्राम प्रैक्टिकली रहता है, जो पहले गाँव केवीके में जाते थे, वो अब आपका पूरा ऑर्गेनिक बेस पे ही रहता है। तो उसमें वो 6 महीने आपको पूरा प्रैक्टिकली सीखने को मिल जाएगी कि जैविक खेती कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें रहता है। तो आज के इसमें स्टार्ट कर दिया है केवीके यूनिवर्सिटी वालों ने कि आप इसको जैविक पे कर सकते हैं। अब होता क्या है कि सामने वाला आदमी बच्चा बचने के चक्कर में, क्योंकि जैविक खेती में आपको लगना पड़ेगा, केमिकल में तो आपने बो दिया, एक स्प्रे कर दिया, टेंशन नहीं। इसमें क्या आपको अगर 6 महीने आपको दिए हैं, 4 महीने की आपकी फसल है, तो 4 महीने में आपको सिर्फ 3 महीने आपको फील्ड पे ही काम करना पड़ेगा। इस चक्कर में थोड़े स्टूडेंट बचने के लिए उससे थोड़ा हट जाते हैं कि कौन इतनी मेहनत करे। यदि वो उस पे राबे के दौर में अगर करे, भोपाल के यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो वो आसपास इतने भी यूनिवर्सिटी वो आपके गवर्नमेंट के हैं, हम लोगों का है, तो वहाँ क्या बिल्कुल 6 महीने का है, प्रैक्टिकली नॉलेज पूरा ले सकता है। दवा बनाने से लेकर फर्टिलाइजर बनाने का, वर्मी कंपोस्ट का, मशरूम का, तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। जी धन्यवाद सर। जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया है, वो सादर आमंत्रित। धन्यवाद मुंडीलाल जी। भाई साहब ने जो जानकारी दी बहुत अच्छी दी, और उन्होंने पूछा कि इसके संदर्भ में कुछ सवाल है क्या। तो
दो चीजों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मुख्य अतिथि जी का। एक तो आपने जो अभी बता दिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ये ऑप्शनल सब्जेक्ट करके रखा गया है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने से और वो भी लास्ट सेमेस्टर में रखने से पूरा वो 5 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर जो भी है वो केमिकल पड़ेगा, और आखिरी में जिन्होंने ऑप्ट किया है वही लड़का सिर्फ ऑर्गेनिक में जाएगा। तो ओवरऑल सबको मिला के तो ज्ञान जो मिलेगा वो केमिकल का ही मिलेगा। तो इसलिए जो सिलेबस है चाहे बीएससी का हो एमएससी का हो, उसमें साइमल्टेनियसली ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों पढ़ाने की जरूरत है, ऐसा मेरा सुझाव है। एक और दूसरा जो बिंदु आपने कहा है कि किसानों के बच्चे किसान या किसानी में आना चाहिए, मेरे मन में सर ये 40-50 वर्ष से एक प्रश्न है, और आप एग्रीकल्चर के टीचर हो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र का हूँ और पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के पास में करीबन 8,000-10,000 एकड़ खेती है। मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहा और वो आज भी है कि एक व्यवस्था उस समय कही गई थी कि भाई इतनी अगर खेती है तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोफेसर होते टेक्नीशियंस होते उनको इतने पगार सरकार क्यों देती, उनके पगार फिर वो खेती में से क्यों नहीं निकलते? ऐसा प्रश्न मेरे मन में 50 वर्ष के पूर्व भी था और आज भी है कि वो जो खेती है अलग अलग डिपार्टमेंट से, वो डिपार्टमेंट से जो वो खुद खेती करे, वहां के प्रोफेसर करे टेक्नीशियन करे, और वहां से जो पैसा था उसके आधार पर अगर उनके पेमेंट्स निकले तो निश्चित रूप से किसानों को भी लगे कि हाँ इसमें से कुछ हो रहा। आज जो 4 वर्ष बीएससी पढ़ता 2 वर्ष एमएससी पढ़ता वो भी उसको भी दिखता है कि भाई ये पढ़ाते तो है। मैं खुद प्रोफेसर हूँ सर, इसलिए मैं खुले दिल से बोलता हूँ कि भाई ये लोग बोलने के लिए तो बोल देते हैं, खुद तो खेती करते नहीं। और खुद जैसा मैं साइंस का प्रोफेसर हूँ, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन ऑटोमोबाइल कई सारे कोर्सेस पढ़ाए जाते थे। ऑटोमोबाइल वाला अपनी स्कूटर दूसरे मैकेनिक को देता था, कभी उसने खुद की खोली ही नहीं है। इलेक्ट्रीशियन वाला कई सारे इम्प्लीमेंट्स बोलता था, वो खुद खोलता ही नहीं है। यही स्थिति एग्रीकल्चर में है। मेरा सुझाव है कि आप व्यवस्था में यदि हो तो इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि भाई पार्ट पेमेंट तो ठीक है कि पार्ट पेमेंट अपने इससे ज्ञान के लिए मिले, लेकिन बाकी का जो पेमेंट है 50% बोलो जो भी है वो वहां से जो उगाई जाती है खेती की जाती है उसमें से मिले। ऐसी अगर व्यवस्था की गई तो भारत का चित्र बदलेगा। मेरा सुझाव है, आपके कमेंट्स मैं अपेक्षित करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल जी, आपने जो बात 100% बिल्कुल सही बोली है। और एक बार मैंने भी जो हमारा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है आईसीआर, तो उसमें नाबार्ड का एक प्रोग्राम था, तो मैंने भी हालांकि आपके थोड़ा आंशिक उसी बात को मैंने बोला था, 2 बोली थी कि एक तो जो बीएससी वाला बंदा है जो 4 साल की आपकी प्रोफेशनल डिग्री कर रहा है, कोशिश करें कि उसको शुरुआत से या खेती की लाइन में एक्टिव कर दें, जॉब की लाइन में आप खेती की लाइन में एक्टिव करें। और दूसरा, जितनी भी आज उदाहरण मेरे यहाँ फल अनुसंधान में जो आम का बगीचा लगता है वो 10-10 लाख का बिकता है यहाँ पे, भोपाल का फल अनुसंधान का। तो इसका मैंने भी बोला था कि आप इसको बेचते क्यों हो डायरेक्ट, जो आपके ट्रेनिंग वाले आ रहे हैं, जो आपके प्रोफेसर हैं, जो आपके हेड हैं, आप इसी को संभालो। और इससे अगर आप अभी 10 लाख का बेच रहे हो, जो मैंने उनको बिजनेस लाइन की तरीके से बताया था, तो आप इसको बिजनेस 10 लाख का बेच रहे हो और आप वो इसमें से आपका कम से कम 25 से 30 लाख का निकाल लेता है। तो ये पूरा का पूरा आप लोग क्यों नहीं करते? आईसीआर आपके साथ है, आपका पूरा टेक्निकल आपके साथ है, आपके पास स्टाफ है, आपके पास सब कुछ है, और उसको फिर आप इसकी दौर में कीजिए कि सरकार की जितनी भी जमीनें पड़ी हैं ट्रेनिंग के बेस पे, प्रयोग के बेस पे ना, वो खाली पड़ी, आधे से ज्यादा जमीनें सरकार की खाली पड़ी हैं एग्रीकल्चर फील्डों की। क्यों? क्योंकि इसमें स्थल अनुसंधान वो जो लोग करेंगे इनमें छोड़ के दिया। तो ये बात मैंने एक बार और उठाई थी, आपने बोला है, तो मैं अब जब भी दिल्ली में मेरा कुछ प्रोग्राम होगा या मैं जब भी जाऊंगा तो मैं जरूर इस बात को आगे जरूर पहुंचाऊंगा कि इस तरीके का प्रोग्राम, इस तरीके का व्यवस्था होनी चाहिए। और किसी का? जी जी धन्यवाद। आदरणीय शरद वर्मा जी इटारसी से उपस्थित थे,
वो सादरा होते थे। अपनी बात रखें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज नीरज जी ने बहुत अच्छी जानकारियां दी और कुछ मन को भी छुई, और वो जैविक से कहीं ना कहीं गहराइयां से जुड़े हैं, इस बात का सबूत उन्होंने दिया है सदन। मैं नीरज जी से चाहता हूं कि जो गो आधारित खेती होती है तो वो बगैर गो के भी हो जाती है क्या? बगैर गाय और बैल के मतलब कर सकता है क्या आदमी? जो नहीं गो जी, आधारित ये खेती पे जैसे चर्चा होती है और वो करते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या बगैर गाय की खेती हो जाए? नहीं जी, जितना मेरा अनुभव और मेरा प्रैक्टिकल है, गाय के या गाय नहीं, आप कोई भी आप मनुष्य अकेला खेती नहीं कर सकते। आप अगर ये हाइड्रोपोनिक पे भी चले जाए ना, तो हाइड्रोपोनिक आप देखेंगे 2 साल 4 साल बाद इसका इतना आप प्रभाव देखोगे आप, क्योंकि वो केमिकल बेस है, पानी बेस नहीं है, वो केमिकल बेस वाला है। तो हाइड्रोपोनिक वाला तो इसके भी 1-2 साल में आपको इफेक्ट पता लग जाएंगे, भैया इसमें भी 1000 प्रकार की बीमारियां होने लगी। तो गो आधारित ही कृषि हो सकती है, गो आधारित के अलावा इस पे जो हम लोगों का देखा है नहीं हो सकती। और गो आधारित ना बोल के आप इसको जीप आधारित बोलें, क्योंकि अकेला जैविक खेती में हाँ 60% गाय का योगदान रहता है, 40% अन्य जीव का रहता है, जिसमें आपके क्योंकि आप नेचुरल करोगे तो जो अभी मैं साइकिल आपको बता रहा था कि होता क्या है, पहली साल में ऐसे हम लोगों ने भी अनुभव किया कि केमिकल वाला क्या डालता है, पहली साल उसने केमिकल डाला, जितने भी कीट हैं, जीव हैं, कीट ना बोल के अपन जीव बोले, वो सारे जीव मर गए। अब उसमें मांसाहारी जीव भी थे, शाकाहारी जीव भी थे। और अपन को क्या करना था, हम लोगों का जैसे नीम का हो गया, गौमूत्र का हो गया, छाछ की हम जो दवा बनाते हैं, वो कीटों को मारती नहीं, वो कीटों को भगाती है। नीम अपन खुद खाते हैं, अपन मर नहीं सकते, कड़वापन रहता है। तो जितनी भी अपन जैविक दवाइयां बनाते हैं, तो अपन उसमें कीटनाशक नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं अपन एक तौर पे कि कोई पूरा माहौल कड़वा कर देती है, ना कि जहरीला। तो कड़वा माहौल रहता है तो कीट आता है, बैठेगा, थोड़ी बहुत अगर उसने पत्ती खाई तो उसमें कड़वापन दिखेगा, तो कीट भाग जाएगा। जो शाकाहारी कीट अपनी फसल को खाने के लिए आया था। अब जो मांसाहारी कीट है वो आया, अब उसको आपकी फसल से तो लेना देना नहीं है, वो 2-5 मिनट बैठा, आपने इसमें जहर अगर केमिकल डाल दी तो वो तो नॉन वेज वाला मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों कीट मर जाते हैं। मन जैविक में क्या, उसने तो पत्ती खाई नहीं तो वो नहीं मरेगा, उसको माहौल ठीक लगा, उसने उसकी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया, पत्ते के नीचे अंडे देना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके का उसकी ग्रोथ हो गई, उसकी एक्टिव हो गई, उसकी कॉलोनी बन गई। अब जो कीट यहाँ से खा के गया था दूसरे के खेत में, अब वो सोचेगा हो सकता है इसका कड़वापन खत्म हो गया हो, वो वापस आएगा तो कड़वापन तो खत्म हो जाएगा, मन जो मांसाहारी कीट बैठा है भूखा, तो जैसे जो कीट आएगा जो वो उसका शिकार करके उसको खा लेगा। ये चलता है आपकी नेचुरल फार्मिंग। नीरज जी, मेरा ये था कि मैं जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज गया जी, जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन वहां पे मुझे कहीं गाय नहीं दिखी नीरज जी। और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखे मैंने जो जैविक पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ कभी गाय कहीं बंधी नहीं दिखी मुझे। हाँ, केबीके में जरूर कहीं कहीं दिखी हैं, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे सीआई है आपका, जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहां कहीं गाय नहीं दिखी, लेकिन मुझे इतने सारे साइंटिस्ट कर रहे थे। तो क्या रीजन है कि बगैर गाय के वो जैविक की पढ़ाई करा रहे हैं, और कैसे पढ़ाई हो रही है? मतलब गाय पालने पे कोई शिक्षा नहीं, कुछ नहीं, तो वो बिल्कुल क्या उनका 2 प्रोजेक्ट पे वो काम कराते हैं। एक तो क्या उनको गोबर की आवश्यकता पड़ती है, वो गोबर खरीद लेते हैं। दूसरा वो गोमूत्र का प्रयोग नहीं करते, वो करते हैं राइजोबियम, पीएसबी, एजोटोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, जो आपके कल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है उनका प्रयोग वो उसमें करते हैं। वो क्या वैज्ञानिक है, टेक्निकल नॉलेज है, तो वो क्या होता है खुद की लैब में बनाया और लेके इस्तेमाल करने लगा। तो वो उन चीजों पर फोकस करते हैं। जैसे धान की खेती आप जैविक में कर रहे हो तो आपको ट्राइकोडर्मा कल्चर का प्रयोग करना है, आपको सूडोमोनास कल्चर का प्रयोग करना है। तो फिर वो इस चक्कर में गोमूत्र को मैं सर आपकी बात से संतुष्ट हूँ, लेकिन जैसे हमारा पवार खेड़ा है, 300 एकड़ जमीन है, लेकिन एक भी गाय नहीं है। 300 वहां पे 30 साइंटिस्ट हैं, सब हैं, लेकिन कभी गो आधारित खेती पे लेक्चर चलते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है,
लेकिन एक भी गाय नहीं है, वो भी पॉलीथीन का दूध खरीदते हुए नजर आए मुझे, बड़े बड़े साइंटिस्ट। जी जी तो वो चीज मेरे को कहीं छुई कि इतना बड़ा वैज्ञानिक जो सुबह से शाम तक जैविक पे लेक्चर दे रहा है, वो शाम को पॉलीथीन का दूध ले रहा है, जिसके फॉर्म पे 300 एकड़ जमीन है। तो सरकार को इस ओर भी दिखाना पड़ेगा कि ये 300 एकड़ जमीन है और आप बच्चों का कॉलेज आपने खोल के रखा हुआ है। मैं अपने यहाँ एक पवार खेड़ा की आपको बता रहा हूँ, तो एक भी जी उनके जी पास गाय नहीं, सारे टीचर गया और हूँ मैं। एग्रीकल्चर के बच्चे पॉलीथीन का दूध ले रहे हैं। इस ओर मैं आपका चाहूंगा विचार। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने भी देखा पवारखेड़ा में। कम से कम 5 से 6 बार मेरे जो नाबार्ड वाले स्टूडेंट रहते हैं उनको लेकर मैं वहाँ गया हूँ। तो ये मैंने भी देखा कि वहाँ पे कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है, और तो वहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज है, हॉस्टल है। तो चाहे तो वो तो वहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे गोपालन कर सकते हैं, बट वो करते इसीलिए नहीं, जो मैंने आपको बताया कि वो लोग किसान न बन के नौकर की। देखो, नौकरी आप कर रहे हो, भला ही आपको 2.5 लाख 3 लाख मिले, अगर आपकी सोच उतनी है कि हाँ मेरे को सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का काम करना है, तो आप उस संस्थान के में रह के भी उसका कार्य नहीं कर सकते। आप बस आपका पैसे की बजा रहे हो कि हमको सैलरी मिल रही है, उस तौर पे हम काम कर रहे हैं। और इसमें सोच चाहिए ऐसी कि नहीं हमारा काम है, भला ही हम नौकरी के स्तर पे काम कर रहे हैं, बट इंस्टीट्यूट का काम हमारा है। तो इस सोच में आ जाएं तो वो गाय पालन स्टार्ट करें। हालांकि आप अगली बार एग्रीकल्चर स्टूडेंटों को लेके जाऊंगा तो मैं डायरेक्टर से इस बारे में आप पवारखेड़ा में जरूर जाऊंगा, आप अभी जबलपुर तो पूछिएगा। नहीं गया, मैं बात जरूर करूंगा इसकी। जी जी, इसको जरूर से पूछिएगा। जी और दूसरा, बिल्कुल। मैंने देखा है कि जैसे वो लोग जितना पता, उन्होंने बताया कि हमको 30 साल हो गए हैं और 40 साल हम लोग जैविक पे चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपनी जो जड़ है जैविक की वही कमजोर है। जो 2.5 लाख तनख्वाह ले रहा है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो पॉलीथिन का दूध पी रहा है। इन्हें इसके भी ऐसे पेपर वालों को आर्टिकल देना चाहिए कि एक जैविक वाला टीचर पॉलीथिन का दूध खरीदते हुए। लेकिन ये चीजें हैं बहुत बड़ी। पर आपको मैंने देखा कि आप काफी अंदर तक जुड़े हुए हैं और यथार्थ जो बातें हैं वो आपने कही हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि बड़े बड़े सेंटरों की बताया। जबलपुर यूनिवर्सिटी छोटी मोटी नहीं है, लेकिन एक भी जी गाय नहीं है वहां पे, ये दुख है। और इस दुख को मैंने आपके सामने रखा। जी नहीं, आप उनकी मनोस्थिति भी आप अगर देखें तो जो कॉलेज के या जो प्रोफेसर है वैज्ञानिक, आप देखो डीडी किसान पे या कोई भी एग्रीकल्चर चैनल पे जाते हैं और आप उनसे दवाओं का नाम पूछो तो वो वहां भी केमिकल ही बताते हैं। वो ये 20 रुपए की आपको ट्राइकोडर्मा का उपाय नहीं देंगे, सस्ता जी मिलता है। जी आपको सूडोनोफास का उपाय वो नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि जिस फ्री में मिल जाता है आपको। और ये जी ऐसा है कि ये पूरा मल्टीप्लाई वाला सिस्टम है। जैसे आपका गोकृपामृत हो गया, आपने उसको उस तरीके से थोड़ा बाहर बनाया, कल्चरों को थोड़ा आप अंदर कमरे में बनाइए। और उनका भी यही है, आपने अगर 20 लीटर 1 लीटर से 20 लीटर बना लिया तो उसको आप फिर चलाते रहिए। थोड़ा एक उसका अलग प्रोसेस रहती है। मन क्या है कि वो 20 रुपए का हो गया, उसमें किसान को पैसा लग नहीं रहा, तो वो लोग इसकी मनोदशा देखो कंपनी की कि वो बताएंगे तो आप प्रोपेनोफास बताएंगे, जो हाई जो महंगी महंगी दवा है उनका आपको वो उपचार बताएंगे। वो काम बिल्कुल 20 रुपए की डिब्बी भी कर सकती है। वो आपका सूडोनोफास वाला धान के फंगीसाइड के लिए कर सकते हैं। वो मनोदशा आप देखो, आप वो दवाओं का नाम बताएंगे कल्चर की, और आपके जैविक उपचार वाला दवा नहीं बताएंगे। तो ये उनकी मनोदशा है, हालांकि अब वो धीरे धीरे बदल इवन रही। ये मैंने बोला इवन था मैंने तो ये भोपाल। देखा नीरज जी, जो अपना पशु मंत्री है, ठीक है जी ना, वो भी पॉलीथिन का ही दूध ले रहा है। ये भी एक बड़ी बिल्कुल वो बिल्कुल। है। अभी हाँ, हम लोगों मतलब ने जब मैं वो ज्यादा बात तो मल्टीलेयर नहीं करना फार्मिंग का। चाहूंगा, लेकिन भारत देश का जो पशु मंत्री है, जो एक इतनी बड़ी पोस्ट है, वो भी एक पॉलीथिन का दूध ले रहा है। बड़ी गजब की बात है। जी 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 बिल्कुल। जी ओम जी। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। आपने आज जो सदन में ये हर कार्यक्रम में एक अपना सवाल किया और आदरणीय नीरज जी ने उसका कायदे का जो जवाब दिया है कि हम जो वैज्ञानिक संस्थान व्यक्ति किसान, अगर हम प्राकृतिक जैविक खेती और गो आधारित खेती की बात करते हैं तो पहले हमारे पास गाय होना चाहिए। यथार्थ ये सत्य है। और जो भारत सरकार ने चिंतन शिविर में आदरणीय पवन जी, आदरणीय डॉक्टर ऋषि कुमार जी और अन्य के माध्यम से सरकार ने जो मांगे हैं सुझाव, उसमें यह सुझाव अवश्य जाना चाहिए शरद वर्मा जी
कि जो भी संस्थान, जो भी वैज्ञानिक, जो भी किसान, जो भी व्यक्ति अगर गौ आधारित खेती का प्रशिक्षण देता है तो उसके पास गाय अवश्य होना चाहिए। ये बात आज निकल के आई और बहुत सुंदर। अब मैं दिनेश जी सेमवाल जी के बुलाने के पहले मैं आदरणीय राजीव सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं, उनका हैंड रीच है कि वो आए और हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। सदन को सत सत नमन। बड़ा उचित और सार्थक प्रयास चल रहा है। मैं भी समय निकाल के जुटते रहता हूँ। डॉक्टर किशोर जी ने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया। शरद जी ने तो एकदम झकझोर दिया, क्योंकि हम लोग गाय आधारित ही काम कर रहे हैं। गौ सेवा गतिविधि से मैं जुड़ा हूँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के। तो नीरज जी, बड़ा बढ़िया आपका अनुभव है, बढ़िया काम कर रहे हैं। थोड़ी सी अगर वृक्ष पे भी काम हो रहा हो तो थोड़ा सा बताते तो बहुत अच्छा होता। पेड़ पे, हॉर्टिकल्चर पे। देखिए, अगर आप कोई बात नहीं। मेरा हम लोगों का प्रैक्टिकल, अगर आपके पास अगर 2-3 एकड़ से अधिक कृषि है तो आप 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा, मतलब 1 एकड़ तो कम से कम में आपको 40 से 50, आधा एकड़ में आपका तालाब वाला और आधा एकड़ में आपका हॉर्टिकल्चर प्लांट लगाना जरूरी है। अब वो आपको जैविक की दृष्टि से भी हालांकि मैं उसको बताता, बाकी इसमें अपन बात करने लगी तो मेरा वो उतना रह गया। मैं उस पे आपको बात करता, और आज नहीं, अब अगला, अब कभी भी अगर मौका मिला तो मैं आपको उसमें कल पूरा बताऊंगा। कल तो कल आपको कल के बाद कल शायद दूसरे कोई है, परसों आप फिर रख लें एक दिन छोड़ के जी और बिल्कुल बिल्कुल। समय दें। तो मैं आपको उसमें पूरा हॉर्टिकल्चर प्लांट का, और वो अपने लिए किस प्रकार से सहायक है आपके अनाज वाली, दालों वाली फसलों में, वो भी जो मैंने, क्योंकि मित्र कीट आपको नॉन वेज वाले कीट का बताया था, उसकी साइकिल आपको हॉर्टिकल्चर या आपकी मेल के लगे प्लांट के आधार पर ही रहती है, क्योंकि आपकी 4 महीने की एक क्रॉप है, 4 महीने के बाद उसको दूसरा प्लांट बदलना है। तो ये है, वो एक रहेगा। परसों रहा तो परसों मैं आपको उसमें आराम से पूरा बताऊंगा कि अपन को जरूरी क्यों है। क्योंकि किसान के लिए एक फसल आधारित अगर कर रहा है तो वो सीधा भैया सौदा, मौसम आज का प्रतिकूल आप देख ही रहे हैं, बारिश नहीं हो रही अभी, तो मौसम अपने साथ, अब अपन ने पहले उसके साथ खिलवाड़ किया, अब वो अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो एक आधारित अपन कृषि नहीं कर सकते, अपन को मल्टी लेयर, मल्टी फार्मिंग, उस तरीके का प्रोग्राम अपन को अपनाना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर में हो गया तो हॉर्टिकल्चर में जो आकाश 84 जी वाला मॉडल रहा मल्टी लेयर फार्मिंग, उस पर भी मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। बाकी जो लोग भोपाल हैं, और अगर आपको फार्म हाउस पे आना है, क्योंकि वहाँ पे मेरा पूरा ऑर्गेनिक का ही है, बाकायदा अपने पास है सर, गाय हैं, 4 से 5 गाय हैं, भोपाल में भी हैं और अपने यहाँ उदयपुरा में भी हैं। तो आप लोग जब भी अगर मौका मिले भोपाल में तो मेरा नंबर मैं दे दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल पधारें, आपका स्वागत है। उस वहाँ भी पूरा नेचुरल तरीके का मल्टी लेयर फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर का हल्दी से पूरा मॉडल बना हुआ है। अब वहाँ पे बर्मी कंपोस्ट हो गया, गोखरपामृत, जीवामृत, बेस्ट कंपोजर, सब चीजें मिलेगी आपको वहाँ पे, देखने के लिए भी, सीखने के लिए भी, और कुछ हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए भी। आप लोग बिल्कुल स्वागत है, आप आ सकते हैं। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, सादर आमंत्रित है देहरादून से। जी जी, आदरणीय, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी और गहन चर्चा रही। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी ने जिस तरह से बताया, और एक इस आपकी वार्ता से एक आशा की किरण हमें दिखती है कि जो विद्यार्थी ये सिलेबस पढ़ रहे हैं जैविक खेती का, कृषि के विद्यार्थियों को अगर जैविक खेती में रुचि हो, खेती में रुचि हो, तो तभी असल में ये आंदोलन हमारा सफल होगा। हाँ, ये बात जैसे आदरणीय किशोर दुबे जी ने कहा है कि ये बात अभी हो नहीं रही है, लेकिन मुझे लगता है हम 60% तो हमने विजय पा ली है। मुझे याद है कि आज से 15 साल पहले अगर कोई भी व्यक्ति जैविक खेती के बारे में विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में बात करता था, लोग उस पर हंसते थे और उसका भाषण, उसका प्रेजेंटेशन फ्लॉप हो जाता था। और ये भी याद है कि आदरणीय सुभाष पालेकर जी ने 2-3 विश्वविद्यालयों में अपनी बात रखी 2012 और 13 में,
तो वहाँ के जो वीसी महोदय थे, कुलपति महोदय थे, उन्होंने कहा कि इस बात को आप नकार दीजिए, इस पे आप बात चर्चा ही मत कर। आज का समय है कि हमारे कृषि वैज्ञानिक आदरणीय नीरज जी योगाहार के मंच पर वो बात कर रहे हैं जो बात भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है और हमारे वर्तमान के लिए भी। लेकिन भविष्य और वर्तमान के लिए क्यों आवश्यक होगी, क्यों हम इतने बहुत सारा उत्पादन हमने किया और उस उत्पादन में कहाँ खामी आ गई? उस उत्पादन में खामी आई कि हमने गुणवत्ताहीन और जहरीली उत्पादन को आगे बढ़ाया है। और आज की आवश्यकता, सबसे पहली आवश्यकता और प्राथमिक आवश्यकता है, जहर से निपटना है। हमारे अखबार, हमारी मीडिया और हमारे लोग आज समझ रहे हैं कि कितनी बीमारियां इस जहर से हो रही हैं और इसकी आवश्यकता इसका निदान जैविक खेती से ही दूर होने वाला है। और हाँ, आदरणीय नीरज सर ने कहा है कि वो अवश्य ही अपनी तरफ से कर सकेंगे, अलग अलग स्थानों पर बता सकेंगे, लेकिन आदरणीय हमारे एक वैज्ञानिक और एक अधिकारी के कहने से ही नहीं हो पाएगा। ये हमारे उपभोक्ता वर्ग को भी इसको आगे आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, तभी ये सफलता हम जैविक खेती की, निर्मल गांव की कर पाएंगे और जहर से लेकर के और अमृत तक की यात्रा हम कर पाएंगे। आज हमारे मुख्य अतिथि जी ने बहुत सुंदर बात कही और आदरणीय सरस वर्मा सर, जो कि इस क्षेत्र में बड़ा चिंतन मनन करते हैं, लोगों को प्रेरणा भी देते हैं और अच्छा भोजन खिलाने और उत्पादन की बात करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आपने और तड़का लगाया और इस तड़के की आवश्यकता है। प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। आपने आदरणीय शरद वर्मा जी जो बोलते हैं वो एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और जो बात रखते बड़े चिंतन भी करते हैं और संबंधित संस्थाओं को, व्यक्तियों को आभास भी करा देते हैं कि आप यह आपको करना चाहिए, यह आप नहीं कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। यह भी जरूरी है क्योंकि व्यक्ति को आभास भी होना चाहिए कि यह बात भी जरूरी है। वैज्ञानिक और संस्थान को बताना भी चाहिए कि आप अगर हमें प्रशिक्षण, आप गो आधारित बात कर रहे हैं तो आपके पास गाय नहीं है। और ये बात सरकार तक अगर पहुंच जाती है तो निश्चित सरकार से ऐसे निर्देश निकलेंगे कि जो संस्थान हम प्राकृतिक जैविक खेती और गो आधारित खेती का प्रशिक्षण देंगे उनके पास गाय होना चाहिए, ताकि प्रैक्टिकल और दिखा सकें, प्रशिक्षण दे सकें। यह बात आज बहुत ही लाभदायक, कितनी गायों का पालन पोषण होने लगेगा इसके माध्यम से। आज इस योगाहार कार्यक्रम में जो संवाद हुआ है, इसमें विचार किया जाए तो पूरे देश भर में कितनी गायों का संरक्षण, संवर्धन होना शुरू हो जाएगा। एक छोटे से संवाद में आदरणीय नीरज जी ने आज इस विषय को रखा, शरद वर्मा जी ने इस प्रस्ताव को रखा और हम सब सदन इसके साक्षी होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आगे समय जो देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। जो कर्म आत्मा से, दिल से अगर जो किए जाते हैं वो सफल होते हैं, ये मुझे पूर्ण भरोसा है नीरज जी। और आपने जो कहा है कि मिट्टी, हमारी मिट्टी में पौधे होते हैं तो मिट्टी को शुद्ध बनाना है हमें, यह बात सही है। क्योंकि पत्थर पे क्यों, अगर यूरिया डीएपी पत्थर पर डाल दो आप, अगर यूरिया और डीएपी से अगर पौधा होता है, कई तो आप वैज्ञानिक पानी में करने लगे, ये वो पानी वाले पौधे वो पौधे नहीं हैं। ये मिट्टी ही हमें शुद्ध करना पड़ेगी और हमारी मिट्टी अगर शुद्ध होगी, पोषण युक्त होगी तो हमारी सारी जमीन, हमारे, आपने दो तीन बातें की हैं। आपने एक तो तेल की बात की है, किसान भाई करने भी लगे हैं। मुझे योगाहार कार्यक्रम से ऐसी शिक्षा मिली, आप जैसे वैज्ञानिकों से, बुद्धिजीवियों से जब से मुझे शिक्षा मिली, मैं अपनी मूंगफली और तिली, मूंगफली, तिली और सरसों और सोयाबीन एक खुद उगाने लगा हूँ और वो पूर्ण जैविक पद्धति से उगाता हूँ। और अपने पूरे साल भर जो हमारे परिवार में उपयोग होता है जितना, उस तेल को खुद जो है तेल कोल्हू से पिला करके और उपयोग कर रहा हूँ। दाल भी हमें जितनी उपयोग आती है, चाहे वो उड़द हो, मूंग हो, में चना हो, इन दालों को स्वयं उगाता हूँ अपने खेत पर और अपने घर में उपयोग करता हूँ, अपने मित्रों को भी देता हूँ। अनाज भी हम जो है जैविक पद्धति से, प्राकृतिक पद्धति से उगा रहे हैं और अपने परिवार के, अपने बच्चों को भी देता हूं कि भैया ये अनाज आप अपने साल भर प्रयोग करिएगा, खाइएगा। मुझे पहले याद आती है जब माता पिता के यहाँ बेटी जाती थी तो इतनी पोटली अनाज बांध दिया जाता था
ये कहीं ये बीज बांध दिए जाते थे कहीं, और ये पहले से प्रचलन था। तो आज उस पुरानी परंपरा को हम खो चुके हैं। लग रहा है कि अब वो पुरानी परंपरा आने वाली है और निश्चित आएगी, क्योंकि हम चिंतन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो समय रहते अगर हम याद करने लगे तो ये आ सकती है। क्योंकि आज के बच्चे ये नहीं जानते कि गाय से बछड़ा पैदा होता है या पड़ा पैदा होता है या पड़िया पैदा होती है, ये बच्चे भूल गए। क्योंकि मुझे मेरे घर में एक बेटी मेरी थी, उसने कहा पापा ये गाय का काला बछड़ा हुआ, जबकि गाय का होते वो भैंस का था। तो उसको ये पता नहीं गाय से होता है या भैंस। बच्चे अगर दूर रखेंगे, डॉक्टर किशोर दुबे जी ने कई बार ऐसा कहा है कि हम बच्चों को खेत पर मिट्टी में और उसको रखें ताकि उनको याद रहे, गाय भैंस के बीच में भी ले जाएं। तो ये आज बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। बस सब्जी और किसानों को मुन्नीलाल लगाना पड़ेगी। जी मुन्नीलाल सर, मैं बताऊं कि जब भोपाल में अपन जो पशुपालन मंत्री जी के घर गए थे जी जी। योगाहार कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए, तो मैंने वहीं देखा था वो पॉलीथिन का दूध लेते हुए। मेरी निगाह थी, मैं सोचा वहां दूध पीने को मिलेगा, भाई पशुपालन मंत्री हैं तो दूध देंगे। वहां पता चला चाय भी साली वो पॉलीथिन वाली। मैं बोला यार गजब है यार, धन है ईश्वर। तो मैं आपसे कुछ बोला नहीं, पर मैंने कहा कि आज नीरज जी बहुत काफी गहराई से जुड़े थे, तो मैं इनका कुछ गहराइयों की बात उन्हें बताऊं मैं। जी ओ हम भी जब ये कमल पटेल जी के यहाँ निवास पर गए थे, तो हमने भी आप बोल रहे हैं ना वही देखा था। और हमने तो पूछ लिया था, क्योंकि उनके जो कोई मिश्रा जी थे पीछे, तो उनसे बोला हमने कि हमने ये पूछा ये गाय का दूध है कि भैंस का दूध है, तो बोल रहे ना गाय का ना भैंस का, ये कर लगे सांची का है। बहुत बढ़िया, समझ गए मुन्नीलाल सर। हालांकि उनने फिर हमको इसका उपाय भी ऑफर भी दिया कि लगे भैया, बोल दिया कि दिक्कत है मिल नहीं रहा, अगर आपके पास हो तो आप भेज सकते हो, घी भेज सकते हो, दूध भेज सकते हो कार्यालय के लिए और घर के लिए। बहुत सुंदर। मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के यहाँ गया था। और कोई जाए अगर दिल्ली तो जाए, उनके यहाँ उनके निवास पर पीछे गाय माता बंधी है, बाकायदा दूध होता है। और मैंने देखा, उनको धन्यवाद भी दिया। मैंने कहा आज मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली के हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब बढ़िया गाय की सेवा करवा रहे हैं और गाय बांधे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपनी गाय का ही दूध पीते हैं। और तो ये हम आदरणीय कृषि विभाग के माध्यम से कमल पटेल जी साहब, जब आपके केंद्रीय मंत्री गाय का पालन कर रहे हैं दिल्ली में, तो आप भोपाल में कर सकते हैं और करना चाहिए। पशुपालन मंत्री को तो हर हालत में गाय पालना चाहिए। ये आज दैनिक उघार कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस पर हम सोशल मीडिया पर अपने साथीवान लिख सकते हैं। लिखें कि आज ये उघार कार्यक्रम में 802वें दिन ये इस विषय पर चर्चा हुई, तो ये निश्चित है कि संदेश जाएगा। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी अनम्यूट हुए थे, तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी या आदरणीय भुवनेश्वर राय जी? भूपेंद्र शास्त्री जी है। अच्छा, आदरणीय, सॉरी सर, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी सादर आमंत्रित थे। जी गाय की बात हो रही है इसलिए मेरे को बोलने में आया है। 2-3 दिन से बहुत अच्छे सब्जेक्ट आ रहे हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा अपने मंच पे हो रही है, योगाहार के मंच पर। तो सहज ही पशुपालन मंत्री जी के आपका जाना हुआ और वहाँ दूध थैली में आया है। आप अपने शिक्षा मंत्री जी के यहाँ चले जाते, इंदर सिंह जी परमार के यहाँ, तो आपको गिर नस्ल की गाय का दूध पीने को मिल जाता। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार के यहाँ पर आप जब भी जाएंगे आपको वहाँ देशी घी का ही, अपने गाय का ही घी मिलेगा। और वहां पर गैया बंधी हुई है, उसका वो प्रतिदिन दर्शन करके ही वो अपने मंत्रालय जाते हैं हमारे यहाँ भी अभी तो ऐसा लगा मुझे कि मुझे बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भी मंत्री लोग अपनी यहाँ गाय बांधते हैं। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गैया थी और सहस्त्रार्जुन वहां पर गए थे और उन्होंने ऋषि की अनुपस्थिति में वहां अपने पूरे सैन्य बल के साथ भोजन प्राप्त किया और बड़ा सुखद और सुपाच्य और सुस्वादु भोजन उनको करने को मिला। तब उन्होंने मैया से पूछा कि रेणुका मैया से कि ये सब इतनी छोटी सी मतलब अपने जो गुरुकुल के अंदर भी इतनी बड़ी सेना के साथ जब मैं आपके यहाँ आया तो मुझे इतना सुंदर भोजन, इतना स्वादु भोजन, इतना सुपाच्य भोजन करने को मिला, ये सब
किस कारण से हुआ? तो रेणुका मैया ने कहा ये सब कामधेनु की कृपा है, सब गैया की कृपा है, सारी गाय की कृपा है, और उसी की वजह से मैं आप लोगों का स्वागत सत्कार कर पाई। और इसी छोटी सी बात के ऊपर बाद में सहस्त्रार्जुन और जमदग्नि के बीच में एक वर्ग संघर्ष हुआ, और कामधेनु को बलात् अपने साथ ले जाने का प्रयास उन्होंने किया, बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। हमारे यहाँ इस चर्चा को बहुत महत्व दिया गया, किंतु गाय की उस छोटी सी चर्चा को गौण कर दिया गया। आज के मंच पर माननीय नीरज जी के द्वारा जो ये बात की गई कि जैविक में सह-अस्तित्व की भी अपनी एक महत्वता है, और जैविक के लिए गैया भी बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है भारतीय की आत्मा कृषि है और कृषि की आत्मा गैया है। और मेरे शरद भाई तो आप जानते ही हैं, बहुत बेबाक तरीके से इस बात को रखते हैं। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अतिथि महोदय के विचार बहुत सुंदर हैं, और जरूर एक दिन हम फिर पुनः गाय और जैविक की इस महत्ता को पूरे भारत में प्रतिस्थापित करके ही मानेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो पाठशाला है, पाठशाला के साथ में गौशाला के साथ पाठशाला होना चाहिए, और उसी में कृषिशाला होना चाहिए। यदि ये काम्बो अगर आ जाए, कृषिशाला, पाठशाला और गौशाला, तो हम समृद्धि की ओर जाएंगे। कल के हमारे जो मुख्य अतिथि श्री त्यागी जी जो थे, उन्होंने भी ये कहा कि मैं क्या, वो शॉर्ट मेमोरी हो जाती मेरी कभी कभी, स्पाइनल की वजह से भूल जाता हूँ बोलते बोलते वो भी कल यही कह रहे थे कि हमारे बच्चों को, और दादा किशोर दादा ने भी कल ये कहा कि एनएसएस वगैरह जो हमारे अपने जो राष्ट्रीय सेवा योजना के जो कार्यक्रम चलते हैं कॉलेज स्तर के ऊपर, उनको भी कृषि क्षेत्र में लाना चाहिए। अभी सालरा की जो गौशाला की हम चर्चा करते रहते हैं, बार बार गौ अभ्यारण्य की बात करते रहते हैं, वहां पर उन्होंने गौशाला के साथ पाठशाला शुरू कर दी है, और लगभग इसी साल, इसी वर्ष लगभग उनको 80 विद्यार्थी भी मिल गए जो गौशाला में ही रहेंगे और गौशाला में ही पढ़ेंगे। और उस सारी व्यवस्था को, जो हमारी आत्मा थी जिसको कि हमको कृषि को, उन्होंने कल जो भूषण जी ने कहा था कि कृषि हमारी व्यवसाय था, हमारा व्यवसाय था। तो कृषि को व्यवसाय न मान के हम लोगों को कृषक मान लिया गया। सिर्फ ये तो किसान है, एक वर्ग बना दिया उसको। वर्ग नहीं, हम कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय था, जिसको 80% लोग भारत में करते थे। सबसे ज्यादा पलायन कृषि से हुआ। आज शहरों में जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ा, वो गांव से कृषि छोड़कर गए हुए मजदूरों का घनत्व बढ़ गया है एकदम। यदि कृषि को पुनः आपको स्थापित करना है, इस सृष्टि को बचाना है, स्वस्थ, निरोग, निर्मल, जैविक बनाना है, तो गौ आधारित, गौशाला आधारित, कृषिशाला आधारित, पाठशाला का एक मॉडल निकल के आना चाहिए। 5 स्टार बड़े जगह पर बैठकर चिंतन किया जा सकता है, किंतु उसका क्रियान्वयन आपको किसान के खेत में करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथि जी को। बहुत सुंदर आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। और आज मैं आपकी चूंकि हर सुझाव में एक सात्विकता, राष्ट्रवादिता और सहनशीलता होती है। आप तो चूंकि आपके नाम के आगे शास्त्री जी हैं ही, आप शास्त्री हैं, अच्छी बात है। और आज नीरज जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने तो बच्चों को पढ़ाया और वैज्ञानिकों को पढ़ाया या विभिन्न किसानों को, और आज तक आप जो करते आ रहे हैं, आपने कई क्लासें भी अटेंड की हैं, ऑनलाइन भी की होंगी। युवहार के बारे में अपना अनुभव आज शेयर करने का कष्ट करें, जो आप इस युवहार कार्यक्रम में जुड़े, आपने क्या महसूस किया, थोड़ा ये भी हमें बताने का कष्ट करें, ताकि फीडबैक भी, समीक्षा भी बहुत जरूरी है। नहीं जी, मेरे को परसों ही राजेश भैया से बात हुई, तो उनने बात होती रहती थी आप लोगों की, योगा की, जिन चीजों की। जुड़ने का मौका मुझे आज पहली बार मिला, क्योंकि मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, तो उस दौर में थोड़ा रह गया था मेरा। बाकी राजेश भाई आपके ये पूरा बताते रहते थे प्रोग्राम के बारे में,
आपकी जो रोज सुबह योगा अभ्यास और रोज एक कोई महान भावों के बारे में पूरा बताते थे। और आज मेरे को, क्योंकि मैं योग वाली क्लास में जुड़ गया था, तो मैं ना उस क्लास में योग वाले में भी आखिरी के जो अनुलोम विलोम चल रहे थे और रहा, तो देख के और उसमें भी देखा बहुत अच्छा लगा। एक शुरुआत ही अगर आपका बोलते ना, आपका अगर मॉर्निंग अच्छी गई तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, साल का पहला दिन अच्छा गया तो आपका साल अच्छा जाता है। बस ये है कि हाँ, आप